गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। हम लोग रोज़ाना एक मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 10 यानी मॉक टेस्ट संख्या 10, जिसमें जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। हम इसको लाइव आने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं हो पाया। उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, पर घबराए नहीं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रतिदिन लाइव आया जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की कल सुबह में, लेकिन कंफर्म कल सुबह 8 बजे आप लोग को 1000 अप्रॉक्स प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। उसका महाविश्लेषण देखना आप लोग ना भूलें हमारे चैनल, आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। कल सुबह आप लोग 8 बजे आ जाइएगा लाइव, ठीक है। उसमें आप लोग को कंप्लीट जीके जीएस, एक ही वीडियो में कंप्लीट जीके जीएस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम अपना आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। योजना और विकास मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। इस प्रश्न का आपको सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। कौन, श्री नरेंद्र मोदी, चूँकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया आप लोग को 17 सितंबर को, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो नीति आयोग का मतलब क्या स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था आप लोग को 1 जनवरी 2015 को आपको नीति आयोग का स्थापना हुआ था। कब, 1 जनवरी नोट करते चलिएगा, 2015 को आप लोग को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वित्त मंत्री की। तो वित्त मंत्री कौन है अभी भारत में वर्तमान में, निर्मला सीतारमण। कौन, निर्मला सीतारमण, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम अपना। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर ऑप्शन डी धुआं है। कौन सा है, आप लोग सही उत्तर बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO से सूचित करते हैं इसे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन से योग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसे सांस लेने में बहुत सारी परेशानी होती है और इससे अंततः मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन में आपसे मिल जाए। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त, रक्त में पाया जाता है। आपके शरीर के अंदर रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके रक्त से मिल जाए, रक्त से संयोग कर ले, तो ये इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 13 हम अपना कह रहा है कि वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। गुरुत्वीय जल है, कोशिका जल है, आसंजक जल है, या फिर यौगिक जल है। तो वह मृदा जल कौन सा हो जाएगा जो पौधों के लिए अति आवश्यक होगा। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका जल जो है पौधों के लिए अति आवश्यक हो जाएगा। कौन सा, कोशिका जल, ठीक है। कोशिका जल में पाया क्या जाता है, तो खनिज लवण का संचार होता है किसमें, कोशिका जल में। ये भूमि से मिलता है हमें नहीं, पौधों को मिलता है भूमि से, ठीक है। और ये पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, या फिर जब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा जान लें, राज्यसभा जो होता है संसद में जो है, संसद में थोड़ा सा संसद से शुरू करते हैं हम अपना। संसद में 2 सदन होते हैं, कितने, 2। पहला एक होता है निम्न सदन, निम्न सदन, और दूसरा होता है उच्च सदन। तो निम्न सदन के अंतर्गत जो है लोकसभा आ जाता है। कौन सा, लोकसभा। तो लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। ये एक अस्थायी सदन होता है। निम्न सदन जो होता है एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम उच्च सदन की, तो उच्च सदन जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है। कैसा, अस्थाई, अर्थात अस्थाई से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिक्स सदन, ठीक है। तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन के अंतर्गत आता है, अर्थात उच्च सदन के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्या, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे पूछ दे कि राज्यसभा जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 83 के 1 के तहत, अनुच्छेद 83 के 1 के तहत जो है राज्यसभा आता है, ठीक है, आपके संविधान में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है, खेल से है, या परिवहन से है, या फिर उद्योग से है? तो आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 2018 में। कब? अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये किससे संबंधित है? तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? हेल्थ से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग का 5 नंबर का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आप लोगों को हाल ही फिलहाल में अभी यूपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ, उसमें आप लोग को ये देखने को मिला था ये प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है, रोनाल्ड रीगन है, हिटलर है, या फिर चार्ल्स डिकेंस है? तो मैन कैंप जो नामक पुस्तक के लेखक हैं जो हिटलर है, नाम से प्रतीत हो रहा है हिटलर है। कौन? हिटलर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिटलर के बारे में थोड़ा सा जान लें। हिटलर कौन थे? तो हिटलर जो थे जर्मनी के शासक थे। किस देश के शासक थे? जर्मनी के। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो पोलैंड हो जाएगी। जर्मनी की वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगी मेरे दोस्त? पोलैंड। जर्मनी की वर्तमान में राजधानी पोलैंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग को बात करें हिटलर की, तो हिटलर शासक नहीं, यूँ समझ लीजिए कि तानाशाह थे। क्या? तानाशाह थे एक। कहाँ के? जर्मनी के। और जर्मनी में कब से कब इनका शासक चला? तो 1933 से। अगर पूछ दे आपसे कि शासक इनका समय क्या था, तो 1933 से 1945 तक इनका शासक था। कहाँ? जर्मनी में, ठीक है। और एक शासक थे। और इनकी एक जो बुक है मीन कैंप, ये एक जर्मनी वर्ड है। मीन कैंप जो है, मीन कैंप एक जर्मनी वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आप लोग को मेरा संघर्ष। क्या अर्थ होता है इसका? मीन कैंप का मेरा संघर्ष अर्थ होता है इसका। तो इस बुक को जो है किसने लिखा है? हिटलर ने। इसमें उसने अपनी आत्मकथा, अपनी राजनीतिक दशा को वर्णन किया है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? निम्नलिखित में कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वर्म डिस्क, जिप डिस्क, जॉर्ज डिस्क, या फिर सुपर डिस्क? तो ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आप लोग को वर्म डिस्क आ जाएगा। कौन सा? वर्म डिस्क। कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। WRM बोलते हैं वर्म को। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा राइट वन रीड मैनी। राइट वन रीड मैनी इसका अर्थ हो जाएगा। WRM का पूर्ण रूप हो जाएगा राइट वन रीड मैनी। और यह एक ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है। इसका काम जो है डिजिटल डेटा को स्टोर करना होता है। डिस्क जो इसका काम क्या होता है? डिजिटल डेटा को स्टोर करना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। कह रहा है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है, अरुंधति राय है, अरविंद अडिंगा है, या फिर माहेश्वती देवी है? तो द व्हाइट टाइगर जो है एक नोबेल है। पहले तो जान लीजिए द व्हाइट टाइगर क्या है। तो एक नोबेल है। नोबेल अर्थात उपन्यास है। क्या है? एक नोबेल है, उपन्यास है। और इसके लेखक जो है अरविंद अडिंगा है। कौन? अरविंद अडिंगा है। अरविंद अडिंगा जो है इसको लेखक है। और ये बुक कब प्रकाशित हुई थी अगर पूछ दे आपसे, तो 2010 में। कब? 2010 में। और एक और ज़रूरी बात और एकदम इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए कि ये बुक जो है अरविंद अडिंगा की पहली नोबेल थी। कौन सी? पहली नोबेल बुक थी इनकी अरविंद अडिंगा की, द व्हाइट टाइगर जिसका नाम है। और इसी बुक के लिए, इसी उपन्यास के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार अरविंद अडिंगा को मिला था? मैन बुकर पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, नोट कर लीजिएगा। मैन बुकर पुरस्कार अरविंद अडिंगा को किस बुक के लिए मिला था? द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर बुक के लिए मिला था। और द व्हाइट टाइगर क्या है? एक नोबेल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए आवश्यक सूचना, कल 8 बजे आप लोग लाइव आना ना भूलिएगा। कंप्लीट जीके जीएस हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि प्रार्थना समाज को गठन किसने किया था? प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने? तो प्रार्थना समाज का गठन जो है आपको आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और इन्होंने अकेले नहीं किया था, बताते हैं आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर से। तो प्रार्थना समाज का जो गठन है कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। सबसे पहले डेट जान लेंगे, 1867 ईस्वी में। और किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुआ था। और इसमें MG रानाडे, आत्मा पांडुरंगा तथा देवेंद्रनाथ
ठाकुर भी शामिल थे, किसमें, प्रार्थना समाज के संगठन में, ठीक है। लेकिन अहम भूमिका किसने निभाई थी, आत्मा पांडुरंगा ने, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आत्मा पांडुरंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप जो है कब स्वीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में स्वीकृत किया गया। कब किया गया, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये किस भाग के अंतर्गत जब ये स्वीकृत किया गया, क्षमा कीजिएगा, जब ये स्वीकृत किया गया तो उसमें संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे संविधान में जब संविधान प्रारूप स्वीकृत किया गया। अभी भी 22 ही हैं, उसमें 395 अनुच्छेद थे जो कि अभी भी हैं, परंतु उस समय जो है अनुसूची कितनी थी, 8 थी। जब संविधान सभा में प्रारूप को जोड़ा गया तो अनुसूची कितनी थी, 8 है, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 12, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया है, ब्रिटिश संविधान से, स्विस संविधान से, यूएस संविधान से या फिर आयरिश संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। किसमें है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, किसका वर्णन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में। किस भाग में, तो भाग 4 में। कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम अपना, प्रश्न संख्या 12 कह रहे बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो बाजार नियम जो है जे.बी. से ने प्रस्तुत किया था। जे.बी. से, अजीब नाम है परंतु यही इनका नाम है, जे.बी. से। पूर्ण रूप हो जाएगा आप लोगों को जीन बैप्टिस्ट से, जीन बैप्टिस्ट से इनका पूर्ण रूप नाम हो जाएगा। और बाजार नियम के अनुसार जो है इनका लोगो था, अर्थात इनका स्लोगन था कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। क्या था बाजार नियम, बाजार नियम इनका था कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये किनका कथन था आपको, जे.बी. से का। तो बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया, जे.बी. से ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह नियम जो है वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होती है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये नियम जो है वस्तु विनिमय तथा मुद्रा नियम दोनों पर लागू होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो विज्ञान की 2 विभिन्न शाखाओं में यानी कि भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कब मिला है, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1903 में मिला उनको नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में मिला उनको नोबेल पुरस्कार। किनको, मैडम क्यूरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइलों प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइलों प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। डॉक्टर ईवर राव, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर चिदम्बरम या फिर डॉक्टर होमी भाभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को जो है मिसाइलों प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बारे में जान लें। इनका पूर्ण नाम जो था अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका पूर्ण नाम क्या था, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। इन्हें भारत रत्न, इन्हें पुरस्कार मिला गया। मुख्य पुरस्कार के बारे में जान लें। इन्हें भारत रत्न में मिला, कब मिला, 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1990 में इन्हें पद्म विभूषण मिला तथा 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 3 प्रमुख पुरस्कार इन्हें मिले। इन्हें पुरस्कार तो अत्यंत मिले परंतु ये 3 प्रमुख है जिनको आप लोग जान लेना बहुत ज़रूरी है। भारत रत्न कब मिला ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को, 1997 में, पद्म विभूषण 1990 में, और पद्म भूषण कब मिला, 1981 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर जो है 1931 को इनका जन्म जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। और इनके जन्म दिवस पर था 15 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2010 से हम लोग वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में 15 अक्टूबर को मनाते हैं। यूएसए ने यह घोषणा की। किस देश ने घोषणा की, यूएसए ने, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। 27 जुलाई 2015 को मेघालय की राजधानी शिलोंग में, ठीक है।
और ये अपने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं। 11वें राष्ट्रपति के रूप में कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन? तो ओजोन जो होती है कार्बन का एक अपरूप होती है। ओजोन कार्बन, क्षमा कीजिएगा, ऑक्सीजन का, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप होती है। क्या? ऑक्सीजन का एक अपरूप होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ओजोन में क्या पाया जाता है? केवल ऑक्सीजन पाया जाता है। ओजोन जो है पृथ्वी के दोनों सतहों पर पाया जाता है, ऊपरी वायुमंडल पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी पाया जाता है। कौन? ओजोन। ओजोन जो है, ओजोन का ऊपरी सतह जो होता है, ऊपरी सतह जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक कहते हैं, ये सबसे अच्छा जोन होता है। ठीक है, तो ओजोन में क्या होता है? केवल ऑक्सीजन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है किस विधि द्वारा 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जो ठोस में सीधे गैस में बदल देती है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रतिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान जो है 86वें संविधान संशोधन 86 नंबर संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार शिक्षा को जब बनाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें मतलब कि 86 नंबर संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और ये कब हुआ संविधान संशोधन? तो 2002 में। कब हुआ? 2002 में। ठीक है, और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है किसने की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की। कब की? तो वर्ष 2001 से 2002 में, वर्ष 2001 से 2 के शासनकाल में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत आप लोग को 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म स्क्रब जंगल, मैंग्रोव जंगल, पर्णपाती जंगल, या फिर टुंड्रा? तो सुंदरवन के जंगल को जो है मैंग्रोव कहा जाता है। क्या? मैंग्रोव कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मैंग्रोव क्या होता है? तो ऐसे वृक्ष जो खारे पानी तथा मीठे पानी के मिश्रण अर्थात अर्ध खारे पानी के मिश्रण में पाए जाते हैं, ऐसे वन को जो है मैंग्रोव बोलते हैं। और ये अधिकतर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ? तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? तो शोर जो है एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है। इसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किसे? डेसिबल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। शोर को डेसिबल में मापते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहे प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक है। कौन सा? विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है रासायनिक नाम इसका? रेटिनॉल हो जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो है रत्नौंधी रोग होता है। कौन सा रोग? रत्नौंधी रोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 हम अपना देख रहे हैं। कह रहा है कि मानव हृदय के कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय के कक्षाओं की जो संख्या है 4 है। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा सा जान लें। तो एक है बायां अलिंद, दूसरा बायां निलय, तीसरा दायां अनिल और चौथा है दायां निलय। ये 4 कक्ष मानव हृदय के। ठीक है, आज लाइव आने वाले थे परंतु थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण दिक्कत हो गया। घबराएं नहीं। ठीक है, अपना वीडियो देखें और रिवाइज करें, प्रश्न को जरूर देखें। अगला प्रश्न, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन है ए बी जो है सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो खालसा पंथ की नींव जो है आपको गुरु गोविंद सिंह ने, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने डाली। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
कल लाइव है, आप लोग ना भूलें। संडे के दिन सुबह 8 बजे से कंप्लीट जीके जीएस का हम लोग देखेंगे महामैराथन, ठीक है, आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा ये सर हम लोग तैयार हैं, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। इस प्रश्न का आप लोग के लिए छोड़ दिया जाता है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया, बाल गंगाधर तिलक ने दिया, फिर लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे, अर्थात मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।